जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्लास 10th में राजनीतिक शास्त्र को देख रहे थे और राजनीतिक शास्त्र में आपका चैप्टर हम लोग चल रहे थे दूसरा चैप्टर को। दूसरा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली। इससे पहले वाले यानी पीछे वाले वीडियो में हम आप लोग को बता दिए थे कि सत्ता क्या होता है, साझेदारी क्या होता है और कार्य प्रणाली क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखे थे संघवाद क्या है, संघवाद के परिभाषा देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि संघीय सरकार क्या है और एकात्मक सरकार में क्या अंतर पाया जाता है, तो इसके अंतर भी हम समझा दिए थे। और यदि आप ये सब नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जरूर जाकर के देख लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज हम लोग देखते हैं भारत में कैबिनेट मिशन का गठन। तो भारत में कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। देखिए कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया? तो कैबिनेट मिशन भारत में संविधान बनाने आया था। कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया? संविधान बनाना है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट कहानी सुनते हैं कि क्यों संविधान बनाने आया। तो आप जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल भारत को बहुत बार कहा कि भारतीय जितना भी व्यक्ति हो सब हमारे साथ दो, यानी कि भारतीय सेना हमारा साथ दो। यदि हम जीत जाते हैं या द्वितीय विश्व युद्ध तो आपका अपना संविधान होगा, नियम कानून होगा। लेकिन भारतीय जो है इंग्लैंड के अंग्रेज के दाव पेचा को समझ गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग साथ दिए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग को देखिए इन्होंने बहुत धोखा दिया था। खिलाफत आंदोलन हम लोग शुरू किया, सहयोग आंदोलन शुरू किए। तो इसी कारण से हम लोग अंग्रेज पर विश्वास नहीं करना शुरू किए, यानी अंग्रेज पर विश्वास नहीं किए। और नहीं करना के नतीजा क्या हुआ कि 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब दूसरा विश्व युद्ध लड़ाई कर रहा था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे? भारत को स्वतंत्रता की ओर पहुंचा रहे थे, आजादी की ओर हम लोग पहुंच रहे थे। तो बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने शुरू किया। इस आंदोलन का प्रभाव तो बहुत देखने को मिला। लेकिन देखिए 1945 ईस्वी में क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध जैसी समाप्त हो जाता है तो जो विंस्टन चर्चिल था वह सोच रहा था कि भारत पर अब कड़ी रूप से शासन किया जाए। लेकिन यहाँ की आर्थिक स्थिति अर्थात इंग्लैंड के जो आर्थिक स्थिति है खराब हो चुका था। तब यहाँ क्या होना था? तो यहाँ चुनाव होने वाला था, क्योंकि इंग्लैंड भी लोकतंत्र देश है। तो यहाँ चुनाव होने वाला था। तो जैसे ही चुनाव होने वाला था तो लोग यहाँ के जो विंस्टन चर्चिल था वो सोच रहा था कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हम जिताए हैं। लेकिन यही एक छोटा पार्टी था, उसको नाम था क्या? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के नेता कौन थे? तो लेबर पार्टी के नेता थे क्लेम एटली। उन्होंने घोषणा कर दिया कि यदि हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत का अपना संविधान होगा और भारत स्वतंत्र होगा। 45 के चुनाव में क्या होता है? तो क्लेम एटली जीत जाते हैं और जीतला के बाद वो अपने नियम अनुसार, कथन अनुसार क्या करते हैं? तो भारत में संविधान बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन का गठन करते हैं और वही कैबिनेट मिशन भारत में आता है। कब आता है? 1946 ईस्वी में। तो आपसे क्वेश्चन होगा भारत में कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था या भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल 8 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में और हम लोग देखेंगे कि हेड कितने व्यक्ति थे? तो 3 व्यक्ति को प्रमुख बनाया गया था। एक व्यक्ति का नाम था क्रिप्स, दूसरा का लॉरेंस और तीसरा को अलेक्जेंडर नाम था। उसके बाद देखिए भारत में कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया? तो संविधान सभा को तैयार यानी कि संविधान को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1946 में जब भारत में कैबिनेट मिशन तो बन ही रहा था, यानी कि संविधान तैयार हो ही रहा था। इसके बाद में बीच में हुआ क्या कि भारत के ही व्यक्ति इससे संविधान से खुश नहीं थे। उसमें व्यक्ति का नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाए। भारतीयों ने उन्हें बहुत समझाए, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इतना तक कर दिए कि आप ही हैं जो हेड बन जाइए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को हेड बनाना चाहते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना क्या हुआ? हेड
बनना तो चाह ही रहा था, लेकिन एक देश में दो विधान चाह रहा था। इस कारण से क्या हुआ कि भारत में चुनाव भी हुए। तो भारत में चुनाव होता है 296 सीट पर, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना हार जाते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना जब हार जाते हैं 296 सीट पर, जब चुनाव होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना जब हार जाते हैं, तो हारला के बाद मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि ये सब जो चुनाव हुआ था, चुनाव में क्या किया गया है, तो घपलाबाजी किया गया है, यानी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सही ढंग से नहीं किया गया है, हम चुनाव से खुश नहीं है। इस कारण से हमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दीजिए। तब क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि सर दर्द से अच्छा है कि सर कटा लेना ही ठीक है। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन एक्ट के द्वारा भारत और पाकिस्तान को क्या किया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया, उसके बाद की कहानी हम लोग को सुनना है। देखिए 1947 में जब अपना देश यानी कि इंडिया क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन एक्ट के द्वारा भारत और पाकिस्तान को विभाजन कर दिया गया। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब उस समय भारत में 562 देशी रियासत बचे हुए थे। देशी रियासत, देशी रियासत क्या होता है, क्वेश्चन आपसे आएगा कि जब भारत और पाकिस्तान को विभाजन कर दिया गया था, यानी कि 1947 के बाद भारत में कितने देशी रियासत बचे हुए थे, तो 562 है जो देशी रियासत भारत में बचे हुए थे। देशी रियासत के मतलब राजा, तो 562 को राजा बचा हुआ था। और 562 राजा में आप जानते हैं कि राजा क्या कहते हैं, राजतंत्र की स्थापना चाहता है। अब भारत में क्या हो रहा था, तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो रहा था। लोकतंत्र क्या है, लोगों द्वारा ही चुना गया सरकार होगा। राजतंत्र में क्या होगा, राजा ही अपने बेटा को, पुत्र को, वंश को, अपने खानदान के, परिवार के किसी भी सदस्य को क्या करेंगे, वह राजा घोषित कर देंगे। तो इससे राजतंत्र को हम लोग को क्या करना था, खत्म करना था। तो देखिए देश आजाद हो गया और देश का विभाजन भी हो गया। विभाजन के बाद भी देश में जो सुख और शांति है, मूल रूप से नहीं थे। नहीं रहने के रीजन क्या है, राजा बहुत मनी है। अब जब राजा बहुत मनी बचे हुए हैं, तो राजा के बाद आप जानते हैं कि उनका अलग ठाट बाट चलता है। किसी प्रकार जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, राजा को मना लिए और मना करके इन्हें लोकतंत्र के क्या है प्रोजेक्ट समझाए। ये सब समझ गए कि चलिए कोई बात नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए। तो हमारे देश में 562 देशी रियासत रहे। इसके बाद क्या है कि इतना ही नहीं, हमारे देश में और बहुत सारे नियम और कानून बनते गए। 1947 के बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंदोलन हुआ। यहाँ के लोग चाह रहे थे कि राज्य का जो बंटवारा हो, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो। किस आधार पर बंटवारा मांग रहे थे, तो राज्य का बंटवारा भाषा के आधार पर ही लोग मांग रहा था आंध्र प्रदेश में। जब आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा चाह रहे थे, तो इससे पूरे जो देश में है, यानी कि प्रथम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, वो नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो। इससे क्या होगा, एक जो राज्य है भाषा के आधार पर अपना बंटवारा कर लेगा, तो दूसरे राज्य भी मांगेंगे, तीसरे राज्य भी मांगेंगे, चौथा, यानी कि सब अलग अलग अपना हिसाब से क्या करेगा, तो राज्य को बंटवारा यानी कि भाषा के आधार पर, कोई कुछ के आधार पर, ये सब क्या हो जाएंगे, बंटवारा अलग होंगे होंगे। इसी कारण से क्या था कि सर जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया और नेहरू रिपोर्ट के आधार पर कहा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने पाया कि भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश के लोग इतना उग्र हो गए, तो इसे भाषा के आधार पर राज्य के बंटवारा करना पड़ा। देखिए देश आजाद हो गया है, फिर भी अंदर ही अंदर देश में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो प्रथम राज्य हमारा आंध्र प्रदेश बना। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपसे आता है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ, 1946 ईस्वी में हुआ था। भारत में देशी रियासत 1947 के बाद भारत में देशी रियासतों की संख्या कितने थे, तो 562 था। उसके बाद हम लोग देखेंगे
कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य, सबसे पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश से थे। और फिर कब हुआ भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो है अलग कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में हुआ। अब इसी के लिए क्या हुआ, सब राज्य अब क्या कर रहे हैं, अपना अपना हिसाब से मांग सरकार से अब शुरू कर दिया। इसीलिए क्या हुआ, 1953 ईस्वी में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का राज्य पुनर्गठन आयोग आया। राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखिए 1953 में क्या हुए, राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि राज्य में क्या नियम और कानून चलेगा, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसके जो अध्यक्ष है फजल अली को बनाया गया। फजल अली, फजल अली को बनाया गया। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं, जितने भी बात लिखे हैं। क्वेश्चन होगा आपको कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब अलग हुआ? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। फिर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया भारत में, या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके बाद क्या हुआ, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं। तो इसे मिटा लेते हैं। 1953 के बाद 1956 की कहानी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। 1956 सब ऑब्जेक्टिव आपको था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 1956 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आए? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। भाषा के आधार पर प्रथम कौन सा राज्य है जो अलग हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर कब अलग हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। अब देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत में अब क्या हो रहा है कि भारत में जब सब शुरू में संविधान जब लागू हो रहे थे, इससे पहले पते नहीं चल रहा था कि भारत में राज्य का बंटवारा हो या देश का ही बंटवारा हो। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से भारत को राज किया जाए। एबीसीडी के फॉर्म में इस प्रकार से हम लोग को तोड़ा गया था, यानी कि राज्य का बंटवारा किया गया था। तो खैर उसके बाद फिर धीरे धीरे देखे कि हमारे देश में फिर हुआ कि नहीं, राज्य के आधार पर होना चाहिए, देश एक रहेगा और फिर राज हो जाएगा। तो इसमें क्या था, 14 गो राज्य बनाया गया था, 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और इसी में हम लोग को संविधान में दिया गया था भाषा संबंधित बात। तो देखिए 14 गो राज्य कौन कौन थे? आंध्र प्रदेश था, असम था, बिहार था, मुंबई था, केरल था, मध्य प्रदेश, मद्रास। उसके बाद मैसूर था, उड़ीसा था, पंजाब था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर थे। ये सब क्या थे? भारत में पहला बार ये सब क्या हुआ था, इतने राज्य का गठन किया गया था और उसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। आज वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में आप देखिएगा तो भारत में 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान से और बात को समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग आज पंचायती राज व्यवस्था भी पढ़ने वाले हैं। जब राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ये सब जो हमारा काम हो गया, इसके बाद क्या हुआ भारत में? तो इसके बाद के हम लोग कहानी पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर हम लोग तो देख लिए। अच्छा क्वेश्चन आपको आवेगा कि भाषा संबंधित बात कौन से अनुसूची में लिखा गया है? कौन से अनुसूची में लिखा गया है? चाहे ऐसे क्वेश्चन आएगा कौन से अनुसूची, भाषा से संबंधित कौन से अनुसूची है? तो 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा के जिक्र किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के जिक्र किया गया है। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में भाषा कितने हैं? तो भारत में 1500 से भी अधिक भाषा बोले जाते हैं। लेकिन कितने भाषा के मान्यता दिया जाए? तो लगभग 22 भाषा, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषा को मान्यता दिया गया है।
फिर अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि 22 भाषा में हम लोग देखिए भारत के जो मातृभाषा है वह कौन है। तो भारत के मातृभाषा हमारा हिंदी हो जाएगा। और दूसरी भाषा क्या हो जाएगा, तो द्वितीय भाषा हम लोग देखेंगे तो हमारा बंगाली हो जाएगा। और तीसरा भाषा आप देखिएगा तो मराठी हो जाएगा। समझे, इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। आपसे क्वेश्चन होता है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे, ये तो हमारा हिंदी हिंदी हो गया, ये तो ऐसे ही समझना था आपका। चलिए अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या है। देखिए भारत में जब देश आजाद हुआ, लोकतंत्र हुआ, तब केंद्र और प्लस राज्य के बीच में क्या हुआ, पावर हुआ, शक्ति आ गए। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति आया, लेकिन शक्ति को क्या करना है, साझेदारी करना है, बंटवारा करना है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो मजे से शक्ति के प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसका जो है यानी कि पावर अब धीरे धीरे हम लोग को क्षेत्रीय भाग में भी इसका पावर होना चाहिए। यानी कि जो ग्रामीण इलाका है उसमें सरकार जो योजना चलाती है और सरकार जो ग्रामीण इलाके के लोगों को योजना देना चाहती हैं, तो वह उनके पास कैसे पहुंचे। ये बात सोच करके सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने एक व्यक्ति को यह शेड्यूल दिया कि आप एक शेड्यूल तैयार करिए जिससे ग्रामीण लोगों को सरकार द्वारा जो दिया जाता है या सरकार द्वारा जो नियम और कानून चलाया जाता है और सरकार द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है उसका जो है पहुंच सकते, गांव तक पहुंचे। ठीक है, तो गांव उसका किस प्रकार से लाभ उठाए। तो इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या था, एक व्यक्ति है जिसको नाम था बलवंत राय मेहता। 1957 ईस्वी में क्या किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता मेहता बलवंत राय मेहता कमेटी कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया इसलिए कि केंद्र सरकार राज्य सरकार शासन कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय में हम लोग को शासन मूल रूप से नहीं चल पा रहा है। और क्षेत्रीय जो सरकार होते हैं यानी कि छोटे छोटे जो हैं उसको पर भी हमारे सरकारी लाभ किस प्रकार से पहुंचे, इसकी व्यवस्था बनाया जाए। यानी कि क्षेत्र में भी हमारे क्या हो, क्षेत्र के लोग, गांव के लोग भी सरकारी लाभ को प्राप्त कर पाए। तो बलवंत राय मेहता 1957 ईस्वी में एक कमेटी बनाए कि ग्रामीण लोगों को किस प्रकार से सरकार के साथ जोड़ा जाए। तो इन्होंने एक कमेटी का गठन किया और इन्होंने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र को त्रिस्तरीय विभाजन किया। त्रिस्तरीय विभाजन विभाजन किया त्रिस्तरीय क्या किया, विभाजन किया। त्रिस्तरीय में क्या था, एक में कहा कि ग्राम पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत। दूसरा में क्या कहा, पंचायत समिति होना चाहिए, पंचायत समिति होना चाहिए, पंचायत समिति। और तीसरा में क्या कहा, जिला परिषद होना चाहिए, जिला परिषद। जिला परिषद इन्होंने कहा कि देखिए गांव तक सरकारी लाभ तभी पहुंच सकते हैं या गांव के लोग सरकार के पास आवाज तभी उठा सकते हैं, आप ग्राम पंचायत का गठन कर दीजिए, उसके बाद पंचायत समिति का गठन कर दीजिए और जिला परिषद। ग्राम पंचायत में क्या होगा, ग्रामीण लोग जो हैं ग्राम पंचायत के प्रधान को सूचित करेंगे कि जी हमारे पास ये सब काम होना चाहिए। पंचायत समिति में क्या होगा, ब्लॉक लेवल पर ये सब जो होंगे ब्लॉक लेवल पर जाकर के काम करवाएंगे। और ब्लॉक लेवल के जो आदमी होगा ये जिला परिषद डायरेक्ट जिला लेवल के लोग से जाकर के काम कराएंगे। और ये एक शेड्यूल तैयार करके क्या करते हैं, सरकार के पास भेजते हैं। तो ये पहला पहला जो नियम है तैयार होता है। तो पहला नियम आप जानते हैं कि कोई अपना नहीं सकता है। तो पहला नियम जब नहीं अपना रहे तो कोई दूसरा व्यक्ति आवेगा। तो 20 साल के बाद, अच्छा पहला जो ई हुआ था तो इसके अंतर्गत मना लिया गया, यानी इसको बात माना गया। तो इसमें भारत में पहला बार पंचायती राज जो व्यवस्था है
या ग्राम पंचायत अधिनियम पंचायती राज यानी कि पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य कौन था? क्वेश्चन इससे भी आवेगा। तो पंचायती राज को अपनाने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था और राजस्थान के नागौर जिला में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ 1959 ईस्वी में। महात्मा गांधी के जन्मदिन है 2 अक्टूबर के, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य कौन था? तो राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिला, नागौर जिला सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया। तो इतना से क्वेश्चन आपको फिर आएगा। क्वेश्चन होगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज को कितने वर्गों में बांटा है? तो त्रिस्तरीय विभाजन किया था। पहला में क्या था? ग्राम पंचायत, दूसरा में क्या थे? पंचायत समिति, और तीसरा में क्या था? जिला परिषद। फिर क्वेश्चन होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो राजस्थान था। राजस्थान के कौन सा जिला था? नागौर जिला था। पंचायती राज को राजस्थान ने कब अपनाया? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगला बार हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के जो होगा खड़ा, ग्राम पंचायत के सदस्य कितने जनसंख्या पर होंगे, पंचायत समिति के सदस्य कितने हो जाएंगे, और जिला परिषद के चुनाव होगा जो कितना जनसंख्या पर होगा। तो इसके बारे में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण तरीका से चलेंगे अगले वीडियो में। इतना के लिए आप लोग को धन्यवाद। और अगला चैप्टर जो है हम लोग को पंचायती राज आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप बहुत बेहतरीन तरीका से समझिएगा क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आना ही आना है परीक्षा में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।